दोस्तों, यदि आपसे दुनिया की सबसे विशाल चीज के बारे में पूछा जाए, दुनिया नहीं इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज के बारे में पूछा जाए, तो आपका क्या जवाब होगा? शायद स्वयं ब्रह्मांड ही इसका जवाब होगा। हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, ये कहां तक फैला है और कितना विस्तृत है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि इसको जानने में हमारी पूरी जिंदगी भी निकल जाए तो भी कम है। और ये जिंदगी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की जिंदगी भी निकल जाए तब भी नहीं पता कर पाएंगे। ऐसे ही गति के मामले में हमारी दो अवस्थाएं हैं, या तो हम चलते हैं या फिर हम रुक जाते हैं। ऐसे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गतिमान कहलाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो स्थिर। लेकिन क्या हम सही मायने में कभी स्थिर हो पाते हैं? क्या हम किसी एक जगह पर रुके हुए हैं? तो इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि हम जिस चीज पर स्थिर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो चीज ही स्वयं इस ब्रह्मांड में गतिमान होती है। जब हम किसी गतिमान वस्तु पर सवार होकर स्थिर कैसे रह सकते हैं? यदि आपसे अभी पूछा जाए कि आप कहां पर हैं, तो आपका जवाब होगा कि आप अपने घर में हैं और हाथ में मोबाइल पकड़कर बैठे हैं। शायद ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये आपका कमरा है कहां? जरूरी किसी गांव या शहर में होगा, और वह है गांव या शहर एक देश में, और ये देश किसी महाद्वीप का हिस्सा, और उस महाद्वीप को निश्चित तौर पर इस पृथ्वी पर होना ही है, इसलिए ये इस पृथ्वी का हिस्सा है। ये पृथ्वी तो लगातार गतिमान है, और ये न सिर्फ अपने अक्ष पर गतिमान है, बल्कि बहुत तेज गति से सूर्य की परिक्रमा भी करती है। यानी भले ही आप अपने घर में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, लेकिन आप स्थिर नहीं हैं, क्योंकि आप जिस वस्तु पर सवार हैं वही स्थिर नहीं है। तो आप स्थिर कैसे हो सकते हैं? हम सदैव गतिमान रहते हैं, यहां तक कि सोते समय भी और मर जाने के बाद भी। शायद इसलिए इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को गोल कहा जाता है, क्योंकि हम कभी भी यहां पर स्थिर नहीं रहते, और हम इससे बाहर कहीं पहुंचते भी नहीं हैं। हम जहां से चलते हैं वहीं पहुंचते रहते हैं, और कभी स्थिर भी नहीं रहते और कहीं जाते भी नहीं, क्योंकि आप पृथ्वी से बाहर जा नहीं सकते, और पृथ्वी लगातार इतनी ज्यादा गतिमान है कि आप स्थिर भी नहीं रह सकते, और पृथ्वी बार बार घूमकर उसी जगह पर आ जाती है जहां से वह अपनी यात्रा शुरू करती है। इसी तरह से हम चलकर भी स्थिर हैं, और हम स्थिर रहकर भी गतिमान हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सा है, यही सच है कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़े बाजार की तरह है, और इसमें अनेकों किस्म के पदार्थ भरे हुए हैं, जिसमें ब्लैक होल, तारे, ग्रह, उपग्रह सब हैं, और हम इंसान भी इस ब्रह्मांड के पदार्थ का छोटा सा हिस्सा है। अगर हमारे ब्रह्मांड से अभी तारे, ग्रह और जीव जंतु को हटा दिया जाए, तो ये ब्रह्मांड केवल खाली अंतरिक्ष के रूप में रह जाएगा, एक ऐसा खाली स्थान जिसका अस्तित्व उसके खाली स्थान के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा कहते कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अब इससे अगर ये सारे पदार्थ अलग कर दिए जाएं, तो इसके काले अंधकार वाले अंतरिक्ष का वजूद भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए भी कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर आप अपने कमरे की चौड़ाई मापोगे, तो आपके कमरे के चारों ओर दीवारें होनी आवश्यक हैं। इन दीवारों को ही आधार मानकर कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है, या किसी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी मापने के लिए भी हम 2 बिंदुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही महासागरों की लंबाई या चौड़ाई नापने के लिए 2 किनारों का अस्तित्व में होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर ब्रह्मांड में केवल काला अंधेरा ही होगा, तो इस विशालता को कैसे नापेंगे? यदि आप समुद्र के बीचों बीच हैं और कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप अपनी दूरी किसी चीज से कैसे बताओगे? वास्तव में खालिस्तान का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक पदार्थ की मौजूदगी है, यानी कि समुद्र तब तक समुद्र है जब तक उसके किनारे हैं। बिना पदार्थ के अंतरिक्ष अपनी विशालता खो देगा। यदि हम इंसानों की बात करें, तो वैज्ञानिक रूप से हम वायरस और बैक्टीरिया का घर कहे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सभी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस से ही मिलकर बनी हैं, और वो लगातार गतिमान रहते हैं। और जब तक हमारे अंदर सूक्ष्म जीव है, तब तक ही हमारा अस्तित्व है। दोस्तों, हम और हमारा ये ग्रह और इस अंतरिक्ष में फैला सारा पदार्थ इस ब्रह्मांड का वजूद बनाए हुए है। शायद यदि हम नहीं होते या पृथ्वी पर जीव नहीं होता, तो शायद इस ब्रह्मांड के बारे में बात करने वाला भी कोई नहीं होता, और जिसके बारे में कोई बात ही न की जाए, जिससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता हो, उसके होने और न होने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। शायद ये ब्रह्मांड हमारी वजह से ही जीवित है। आज कोई इंसान खेती करता है, कोई नौकरी करता है, तो कोई बिजनेस करता है। हम सभी के काम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यकलाप हैं जो सभी इंसानों के समान हैं। यानी सभी इंसान भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं,
सभी इंसान ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। हमारी सांसें लेने की घटना हमारे वायुमंडल से और हमारा वायुमंडल हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यदि सारे इंसान या जीव समाप्त हो जाएं, तो पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और यदि सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं, तो मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और हमारी ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए हमारे शरीर के अंदर बैठे बैक्टीरिया। लेकिन हम इतने छोटे कि शायद हम अपनी भूमिका को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों को ये नहीं पता कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। पक्के तौर पर तो मैं नहीं कहता, लेकिन वैज्ञानिक आकलन के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 40 लाख करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं, और ये सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम खोज पाए हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। और जब तक ये जीव अपना कार्य करते रहते हैं, हमारा शरीर चलता रहता है। जिस दिन ये कार्य करना बंद कर देते हैं, हमारा शरीर बेजान और निरर्थक हो जाता है। दोस्तों, वैसे हम इंसान अपने शरीर के बारे में सब कुछ नहीं जानते। हमारे शरीर के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या इससे कई करोड़ गुना ज्यादा हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो हम खुद ही एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, यानी कि हमारे अंदर एक पूरा विस्तृत ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसके अंदर अनेकों जीव हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। परंतु उनके अलग अलग कार्य करने से ही हमारा संपूर्ण शरीर चलता है। तो हो सकता है हमारी तर्जनी उंगली में रहता कोई सूक्ष्म जीव अंगूठे तक पहुंचने के ख्वाब संजोए बैठा हो, जैसे हम मंगल ग्रह पर जाने का ख्वाब से जाए बैठे हैं। हमारे अंदर लाखों कहानियां भी चल रही होंगी, लड़ाइयां भी चल रही होंगी। ये सोचना सच में बहुत ही अजीब है कि इस ब्रह्मांड के सामने हम बहुत सूक्ष्म जीव हैं। हमारे जीवाणु और कीटाणु के बीच सदैव लड़ाई चलती रहती है। जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारे सेहत को बनाए रखने वाले कीटाणु या जीवाणु कमजोर पड़ जाते हैं, और जो हमें बीमार करते हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन उन्हें एक बार फिर से हम इलाज के जरिए ताकतवर बनाते हैं और शरीर को सही करते हैं। जबकि हमारे शरीर के अंदर रहते सूक्ष्म जीवों के सामने हम खुद ही एक ब्रह्मांड हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता होता कि उनके इस कार्य करने से हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही शायद हम नहीं जानते कि हमारे इन कार्य करने से इस ब्रह्मांड की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है। कहते कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। हमारा शरीर भी तो बचपन से लेकर जवानी तक फैलता ही है, और फिर इसका फैलाव रुक जाता है और अंत में मौत के साथ ही शरीर नष्ट हो जाता है। शायद हमारा ब्रह्मांड अभी जवान नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी तक फैल ही रहा है, लेकिन इसका फैलाव रुकेगा। एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा। ऐसा समय भी आएगा जब ये ब्रह्मांड मर जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। इसकी उम्र पूरी हो जाएगी। विज्ञान भी ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा ही कहता आया है। ऐसा ही पौराणिक कथाओं में कहा गया है। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर को समझना भी उतना ही मुश्किल है जितना इस ब्रह्मांड को समझना, और हम भी इन सभी को नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम ये नहीं समझ पाते कि पृथ्वी गोल है। इंसानों की नजरों से दुनिया बिल्कुल सपाट दिखाई देती है, और हम इंसान इस दुनिया को 3 डायमेंशन से देखते हैं, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखकर ही उस वस्तु की विशालता को समझ पाते हैं। देखते हैं कि ये नजरिया हमारे लिए सही है, लेकिन इस ब्रह्मांड को देखने के लिए हमारा नजरिया सही बिल्कुल नहीं है। जहां आप खड़े हो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी से ही क्षितिज शुरू हो जाता है। ये वो जगह है जहां से हमें आसमान झुका हुआ दिखाई देता है। धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो आसमान की झुकावट नहीं बल्कि धरती का गोलाकार रूप ही देख रहे होते हैं। यदि आप किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखोगे तो क्षितिज तो ज्यादातर बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हमारे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन ये गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार कक्षा पर सूर्य का चक्कर लगा रही है, और ये अंडाकार कक्षा भी हर 1 लाख साल में बदलती रहती है। अगर आप सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी के पथ पर लाखों साल का चित्र बनाओगे तो आपको खुद ही खूबसूरत जाल नुमा चित्र मिलेगा, यानी कि ये बिल्कुल सीधी नहीं होगी। पृथ्वी चंद्रमा को भी अपने साथ लेकर सूर्य की परिक्रमा कर रही है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर इससे बंधा हुआ है और पृथ्वी के साथ ही चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है। अब खास बात यह है कि न केवल चंद्रमा बल्कि पृथ्वी भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित है। इसलिए जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमता है वैसे वैसे पृथ्वी भी अपनी कक्षा पर डगमगाती रहती है, और ये डगमगाहट सूर्य की परिक्रमा के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी रोचक दिखाई देती होगी। वास्तव में पृथ्वी किसी शराबी की तरह ही लहराती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। अगर हम अपने इस पूरे सौरमंडल में देखें तो हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह का परिक्रमा पथ एक समान नहीं है।
हमारा सूर्य भी हमारे सौरमंडल के तमाम ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण हमारी आकाशगंगा में आगे बढ़ता जा रहा है और सूर्य के साथ ही लहराता चला जा रहा है हमारा पूरा सौरमंडल। हमारा सूर्य अपने सौरमंडल सहित हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर 23 करोड़ साल में पूरा करता है और हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा की सतह से सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि हमारी आकाशगंगा की सतह से कुछ इस तरह से उठा हुआ है। यदि आप ब्रह्मांड के किसी दूर के कोने से अपने सौरमंडल को आकाशगंगा की परिक्रमा करते देख पाए तो आपको हमारे सभी ग्रह लहराते हुए नहीं बल्कि मेंढक की तरह फुदकते हुए नजर आएंगे। हमारी आकाशगंगा के अन्य सितारे भी हमारे सौरमंडल को लगातार अपनी ओर खींचते रहते हैं, जिस वजह से हमारा पूरा सौरमंडल कभी लाखों प्रकाश वर्ष ऊपर की तरफ चला जाता है तो कभी लाखों प्रकाश वर्ष नीचे की ओर। यानी हम सब लहराते, फुदकते और मदमस्त अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता, बल्कि हमें लगता है हम तो आराम से बैठे हैं और ये सब काफी रोचक बातें हैं। इन्हें सुनकर हम थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौरमंडल और पृथ्वी, यहाँ तक कि हम सभी का शरीर हद से ज्यादा जटिल है, जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। इतना जटिल कि इन सबको हम समझ ही नहीं सकते, बल्कि इन पर सिर्फ हैरान हुआ जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कोने में निवास कर रहे हैं और पृथ्वी इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में से एक है, क्योंकि अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमने पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन को नहीं देखा, क्योंकि तभी यहाँ पर इतना जटिल जीवन पनप पाया है। ऐसा जीवन जो अपने शरीर के साथ साथ ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहा है। हमारे जैसा जटिल जीवन पता नहीं इस ब्रह्मांड में और कहीं होगा भी या नहीं। क्या आपको लगता है कि जरूर इस दूर ब्रह्मांड में हमारे जैसे जीव होंगे? हमारे जैसे न सही, हमारी आने वाली पीढ़ियों के जैसे या फिर हमारी गुजरी हुई पीढ़ियों के जैसे जरूर होंगे। हो सकता है इस ब्रह्मांड में कहीं डायनासोर काल चल रहा हो सकता है कि विनाश जो पृथ्वी पर आने वाला है कहीं पर वह चल रहा हो, या हो सकता है कोई हमसे हजारों लाखों साल पीछे और कोई हमसे करोड़ों साल आगे चल रहा हो। क्या आप भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन अवश्य है, पर हाँ, वो हमारी पहुंच से दूर है? ये इतना जरूर है। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।